Welcome बच्चों, and again we are back with the next lecture, and today the lecture number is 23 from the chapter electrostatics। और आज जो टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं वो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, जो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे सरफेसेस जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रहे, मतलब सेम रहे, उनको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। ऐसे सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का ये कॉन्सेप्ट बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली क्लास थी हमारी, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज सीखी थी और फिर कुछ चार्ज कन्फिगरेशंस के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को ड्रॉ भी किया था। वैसे ही कुछ आज भी हम करने वाले हैं अपनी क्लास में कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो डेफिनेशन है वो तो हमें पता चल ही गई है। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ। द सरफेसेस ऑन विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम एट ऑल द पॉइंट्स आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऐसा कोई भी सरफेस, सपोज ये कोई एक सरफेस है, अब इस सरफेस के ऊपर अगर यहां पर कोई ए पॉइंट है, कोई एक और पॉइंट है बी, लेट देयर बी अनदर पॉइंट सी, डी, या कोई भी एक और पॉइंट है एक्स, अगर इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, मान लो अगर x पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट्स है, तो b पॉइंट पर भी 2 वोल्ट्स होगा, a पॉइंट पर भी 2 वोल्ट्स होगा, c पॉइंट पर, d पॉइंट पर, पूरे सरफेस पर 2 वोल्ट ही होगा फिर इस पर पोटेंशियल। तो ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सारे में सेम रहे, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फ्लैट भी हो सकते हैं, एकदम सीधे, और ये कर्व भी हो सकते हैं। दे कैन बी फ्लैट सरफेसेस, जैसे कि ये फ्लैट सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। एंड दे कैन बी अ कर्व्ड सरफेस, जैसे कि ये एक सिलेंडर का सरफेस है। तो अगर इसके सरफेस पर, पूरे सिलेंडर के सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाए तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही रहेगा। जिस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न थे अलग अलग चार्ज कन्फिगरेशन के अलग अलग पैटर्न, वैसे ही अलग अलग चार्ज कन्फिगरेशंस के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के पैटर्न भी अलग अलग होते हैं, और यहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के बाद हमारा आज का टॉपिक, और ये हमें सारा आज करना है डायग्रामेटिकली। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख ली होगी आपने, नहीं लिखी है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके डेफिनेशन जो मैंने बोली है उसको ध्यान से सुनकर उसको लिख लें, और आगे स्टार्ट करते हैं हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डायग्रामेटिक representation of equipotential surfaces। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक डीप रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास 12th के इस फिजिक्स के बैच में आप कुछ भी चीज़ सीख पा रहे हो और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आई रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को, फिजिक्स सीखो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहें। उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और सपोर्ट करें मुझे मेरी इस जर्नी में कि मैं आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। एंड वीडियोस को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे आज? सबसे पहले हम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पॉइंट चार्ज, और ऐसा पॉइंट चार्ज जो आइसोलेटेड है। और पहले हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए बनाएंगे। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम भी सबसे पहले आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए ही बनाया था। आज उसी चार्ज के लिए हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे।
तो हमारे पास मान लो ये एक पॉइंट नंबर 1 या हेडिंग नंबर 1 आज हमारी हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और ऐसा पॉइंट चार्ज जो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मींस उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं होगा। ओके, सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव। अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने से पहले आई सजेस्ट कि आप इस चार्ज का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला पैटर्न बना लो। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला पैटर्न बना लेना है, क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पर। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला पैटर्न इट वाज लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और किसी भी सरफेस से वो 90 डिग्री पर निकलती है, याद है ना आपको? तो इस तरीके से आपको इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बना लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी आप YouTube के सर्च बार में मेंशन करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आगे लिख दीजिए फिजिक्स सीखो, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सारे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं वो बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आज की क्लास करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है एक पॉइंट चार्ज के। यहां पर हम इसको कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड और 3 डायमेंशनल होता है ना। सपोज इट इज अ पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकलेगा, ऊपर की तरफ एक लाइन नीचे की तरफ भी निकलेगी, एक दाएं निकलेगी, एक बाएं निकलेगी, एक लाइन आपकी तरफ भी जा रही होगी और एक मेरी तरफ भी आ रही होगी। तो ये पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है। अब आपको बनाने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके लिए याद करो कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, उसकी हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस, अदरवाइज मैं के लिख लेता। चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। सपोज ये मेरा चार्ज क्यों है, तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। अगर मैं इस डिस्टेंस को फिक्स कर दूं, क्योंकि चार्ज तो फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, अगर मैं इस डिस्टेंस को फिक्स कर दूं मतलब कांस्टेंट कर दूं, तो फिर तो v की वैल्यू भी चेंज नहीं करेगी, इट विल नॉट चेंज। मतलब ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड डिस्टेंस बन जाए r इस पॉइंट चार्ज से, उन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम रहेगा। और उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो सरफेस मिलेगा वो सरफेस बन जाएगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? सपोज एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ r मैंने यहाँ ले ली, तो इतना ही r इधर होगा, इतना ही r इधर होगा, इतना ही r इधर होगा। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो आई विल बी गेटिंग अ स्फीयर, मुझे एक स्फीयर मिल जाएगा। देखिए इस तरह से ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मान लो इस सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 है, V1, या इसको चलो A मान लेते हैं, A मान लेते हैं। इस सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू VA है। ओके, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। इससे थोड़ा सा आगे चलकर भी तो आप कोई ऐसे डिस्टेंस मार्क कर सकते हो जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू फिर से सेम आए। लेकिन याद रखना, इस बार जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। एक और सरफेस मेरा ये हो सकता है,
दिस इज द अनदर सरफेस। ओके, अंदर वाले सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू हमने इमेजिन की थी, हमने कंसीडर की थी VA। बाहर वाले सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू मान लो VB। क्या आप बता सकते हो VA और VB में कौन बड़ा है? जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उस पर पोटेंशियल कम हो रहा होगा ना यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, और जितना दूर जाओगे वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। तो 100% यहाँ पर इस बात की तो श्योरिटी है कि VB वाला पोटेंशियल VA वाले पोटेंशियल से तो कम है। ठीक है, एक पोटेंशियल सरफेस और बनाएंगे, थर्ड सरफेस। तो थोड़ा सा और आप डिस्टेंस बढ़ा लो, जब R की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी तो V की वैल्यू और कम हो जाएगी, और ये पोटेंशियल सरफेस मैं बनाऊंगा यहाँ इतना दूर इससे। अगेन it is going to be a sphere। ये भी एक स्फीयर हो गया, दिस इज ऑल्सो अ स्फीयर। दिस इज द थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इस पर पोटेंशियल की वैल्यू VC, और वो तो VB से भी कम होगी ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस और ज्यादा हो गया है। तो पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम VC है, उससे ज्यादा VB है, सबसे ज्यादा VA है। इट मींस पॉजिटिव चार्ज के जितना करीब होगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। एक चीज और क्लियर हो रही है यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे बढ़ती है, ध्यान से देखिए, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे बढ़ती है, ये वही डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है, दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको भी आप नोट करके मेंशन करना, ये यहां से हमें सीखने को मिला। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको आज की क्लास से सीखने को मिलने वाले हैं। दिस पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। So electric field lines are directed along the direction in which potential decreases. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो एक चीज और मैंने यहां पर लिया है, पहले वाले दोनों पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैप था, दिस गैप, ये थोड़ा कम है और ये थोड़ा ज्यादा है। और अगर मैं फोर्थ या चौथा पोटेंशियल सरफेस यहां पर बनाता, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसका गैप इससे भी ज्यादा रखता, वो यहां बनाता, यहां ये गैप और ज्यादा होता। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गैप बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? इस गैप का सिग्निफिकेंस भी पता करना है। इस गैप का मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूं। सपोज मेरे पास कुछ पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट यहां पर है x और एक पॉइंट यहां पर है y। क्या आप मुझे बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कहां पर है? अगर याद नहीं रहा तो मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये हुआ करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, अभी डिस्टेंस x तक तो कम है और y तक जाने का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा डिस्टेंस मतलब कम फील्ड। तो मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड y वाला
और इलेक्ट्रिक फील्ड XY, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Y पे कम होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट X। ठीक है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज की हेल्प से अगर आप याद करोगे तो हमने वहां पर सीखा था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा होता है उसका मैग्नीट्यूड, और जहां पर दूर दूर होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। देखिए यहां पर ध्यान से इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर करो और मुझे बताओ कि X पॉइंट पर ये दोनों लाइंस पास है या Y पॉइंट पर ये दोनों लाइन पास है। X पॉइंट पर ये कंपैरेटिवली क्लोजर है एज कंपेयर टू Y, Y पर इनका गैप ज्यादा हो चुका है, X पर गैप कम है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं X पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, Y पर कम है। सेम चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी मिलती है। X पॉइंट पर दोनों सरफेसेस ज्यादा पास पास हैं और Y पॉइंट के अकॉर्डिंग दोनों सरफेसेस के बीच का गैप ज्यादा है। जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है और जहां पर ये दूर दूर होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, वीक हो जाता है। दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इन सब प्रॉपर्टीज को हम अभी डायग्राम बनाते बनाते इकट्ठा कर रहे हैं। आप चाहो तो नोट डाल के लिख लो, लास्ट में मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज एक जगह लिखा ही दूंगा। ओके, तो अभी मैंने बना लिया है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो कि आइसोलेटेड है, उससे आने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब मैं ड्रॉ करूंगा पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेकर, वो भी आइसोलेटेड रहेगा और उससे बनाएंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज और वो भी आइसोलेटेड है, उसके आसपास दूसरा चार्ज तो नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब कि उसके आसपास दूसरा चार्ज नहीं होगा, वो अपनी जगह पर बिल्कुल अकेला है। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है ना, खत्म हो जाता है, इसका एंडिंग पॉइंट नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए एंड द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द चार्ज। अब चेक करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को यूज करना है और पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। The first equipotential surface is going to be like this. इसका डिस्टेंस चार्ज से सब साइड, सब तरफ बराबर है। ठीक है, आप इधर जाओगे तो भी उतना ही रेडियस, ऊपर जाओगे तो भी, राइट जाओगे तो भी, लेफ्ट जाओगे तो भी उतना ही रेडियस रहने वाला है। अब रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लो तो मुझे एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाए, अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अंदर वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वैल्यू है VA, इससे बाहर वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वैल्यू है VB। ठीक है, अब मैं थर्ड सरफेस बनाऊंगा तो अगेन आई विल यूज द सेम प्रॉपर्टी जो मैंने अभी अभी बोली है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पर पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप ज्यादा होना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वीक है एज कंपेयर टू दिस रीजन, तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, वीक है। तो अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो पोटेंशियल सरफेस का, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो गैप पहले था उससे तो ज्यादा ही रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मैंने गैप को ज्यादा मेंटेन कर लिया और एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। ठीक है, तो डायग्राम तो इस जैसा ही है। These two diagrams are almost similar, but the only difference is that कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और मान लो यहाँ पर इस वाले सरफेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो मैं लेने वाला हूँ VC, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। अभी अभी हमने सीखा था
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इज सच दैट कि उसका एरो लगेगा इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन वो डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता चला जाता है। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो चेक कर लेते हैं VA, VB, VC में कौन ज्यादा पोटेंशियल वाला है। क्या लगता है आपको कि VA पोटेंशियल इज ग्रेटर देन VB पोटेंशियल इज ग्रेटर देन VC पोटेंशियल? क्या VA यहाँ पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला सरफेस है क्योंकि वो सरफेस के बहुत पास है? तो याद करो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाले लेक्चर में एक चीज समझाई थी, एंड दैट इज लेक्चर नंबर 19, और उसके लास्ट में था ये पॉइंट, और लेक्चर नंबर 20 के स्टार्टिंग में भी यही पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप भूल चुके हैं तो इन चीज़ों को आप अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 19 लिख लें और फिजिक्स सीखो आगे लिखते हैं, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। वहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे तो द पॉइंट आई टोल्ड यू वॉज दैट के पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी और चार्ज को यहाँ पर चार्ज के साइन के साथ लिखना होगा, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अगर मैं यहाँ पर VA, VB, VC की कुछ वैल्यूज मेंशन करना चाहूँ, मान लो VA जो पोटेंशियल है वो तो पॉजिटिव चार्ज का है और उसकी वैल्यू मान लो यहाँ पर है +10, तो VB की वैल्यू को चलो +6 लेते हैं और VC की वैल्यू को +2 लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली नेगेटिव चार्ज की यही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -10, -6 एंड -2। अब मुझे बताओ आप VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC या VC सबसे ज्यादा है? VC इज ग्रेटर देन VB एंड VB इज ग्रेटर देन VA। VA की वैल्यू सबसे कम है, वो -10 है, -10, उसका आंसर सबसे कम है। तो अब बताओ पोटेंशियल के डिक्रीज होने का डायरेक्शन कौन सा है? पोटेंशियल तो इसी डायरेक्शन में डिक्रीज होता चला जा रहा है ना। सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर, उससे कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जा रहा है। सो इट मींस ये जो पॉइंट आपको मैंने दिया है, ये पॉइंट इज ऑलवेज ट्रू, दिस पॉइंट इज ऑलवेज ट्रू, ये पॉइंट हमेशा सही रहेगा, ये पॉइंट, ये प्रॉपर्टी हमेशा सही रहती है। ओके, तो अभी हमने एक पॉजिटिव आइसोलेट चार्ज पॉइंट चार्ज और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो आइसोलेटेड चार्ज है, इन दोनों से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना लिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी समझी हैं यहाँ पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ पर सीखी वो क्या है, वो है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप हमें ये भी आइडिया देता है कि किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और किस जगह पर वीक है। तो यहाँ पर गैप कम है तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा है। आगे वाला सरफेस बनाओगे तो और गैप बनाओगे और ज़्यादा वीक वैल्यू आनी है आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों? क्योंकि चार्ज से जितना दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और नज़र आ रही है एंड दैट इज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है ना, और ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सबका सेंटर यहीं पर है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड टू ऑल दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एज वेल। इन सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यही बोलूंगा कि ये रेडियली आउटवर्ड जा रही है। और कोई भी रेडियस अपने सर्कल या अपने स्फीयर को जब काट कर आगे निकलती है तो वो उस स्फीयर के सरफेस से 90 डिग्री पर आगे निकलती है। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, जहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को कट कर रही है, जहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को कट कर रही है, कहीं पर भी करें, ये 90 डिग्री पर ही तो कट कर रही है। यहां पर भी देख लो, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द सरफेसेस
perpendicularly. These electric field lines are crossing the equipotential surfaces perpendicularly. Again a very important property. क्या property? कि electric field lines are always perpendicular. They are always perpendicular to equipotential surfaces. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं. ये प्रॉपर्टी और वो स्ट्रॉन्ग और वीक रीजन वाली प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज अब तक मैंने आपको शेयर कर दी हैं. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अभी हम थोड़ी देर में प्रूफ भी करने वाले हैं. अभी आपका काम है कि वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लें और ये सारे नोट्स, ये सारे डायग्राम्स बना लें. सबसे पहले याद रखना आपको मेंशन करनी है डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. बाय द टाइम आप नोट्स बना लें, मैं आपके लिए लेता हूं एक स्क्रीनशॉट. जिन लोगों ने डेफिनेशन नहीं लिखी है, डेफिनेशन मैं बोल देता हूं. द सरफेसेस एट विच वैल्यू ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सॉरी दोबारा सुन लें. द सरफेसेस एट विच the value of electric potential remains same at all the points are known as equipotential surfaces. I hope आपने ये सब चीजें वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर ली हैं. अभी इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ये जो प्रॉपर्टी दी है ना, ये सिर्फ इन डायग्राम्स के लिए नहीं है, ये हर जगह लगेगी. दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन एवरी केस. चलो अब हम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ डायपोल. डायपोल याद है कि भूल गए? थर्ड डायग्राम आज का. ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. कोई और सा डायपोल मत ले आना, बहुत सारे डायपोल होते हैं. मैग्नेटिक डायपोल भी होता है बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल भी होता है, और कोई भी डायपोल हो सकता है. ठीक, तो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस थोड़ी दूरी पर रखे जाते हैं, पॉइंट चार्जेस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल. तो मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेता हूं. एक पॉजिटिव चार्ज Q पॉइंट चार्ज, और इससे थोड़ी दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज पॉइंट चार्ज. ये प्लस Q, वो माइनस Q. अब आपको बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आई सजेस्ट पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं. चलो मैं करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाती हैं, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही खत्म हो जाती हैं. जैसा डायग्राम ऊपर बनाऊंगा वैसा डायग्राम नीचे बनता है. ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर किसी ने वो लेक्चर छोड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अभी सर्च कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स सीखो लिखेंगे, यू विल गेट टू द लेक्चर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की जरूरत है. ऐसा ना हो जाए कि एक ही पॉइंट पर 2 लाइंस आ जाए, गलत हो जाएगा वो. पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज के पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न था. ठीक है, अब आप यहां पर बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं. सबसे पहला सरफेस ये लो, ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके आसपास ये एक सरफेस होगा.
अब जब मैं सरफेस बनाऊंगा तो इतना तो ध्यान रखना है कि ये सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री पर रहेगा। इतना ध्यान करोगे और बनाते जाओगे तो आप एक सही सरफेस बनाओगे। यहाँ पर भी बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लाइंस कम रह गई हैं क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो दोनों चार्जेस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम रहनी है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही एक पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर भी हो जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री पर, ध्यान से देख लो आप, ठीक है। अब दूसरा सरफेस बनाएंगे। दूसरा सरफेस बनाने के लिए अब आप चेक करो कि किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है और किधर दूर दूर है। इस चार्ज के राइट हैंड साइड पे जहां ध्यान से देखोगे यहां पर लाइंस पास पास है, यहां थोड़ा दूर दूर है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर इधर का गैप मैंने ये लिया है तो इधर तो थोड़ा ज्यादा गैप जाएगा, इधर थोड़ा ज्यादा गैप जब जाएगा तो आप देखोगे कि ये स्फीयर परफेक्ट स्फीयर है नहीं, ये थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया है इधर की तरफ, खिंच गया है इधर की तरफ, ये स्फीयर नहीं है। और वैसे भी आप ध्यान से देखो, इसको खींचना भी था बेटा, यहां पर ये सब एंगल 90 डिग्री कैसे आएंगे और इधर भी ये एंगल 90 कैसे आएंगे। अगर आप इसको परफेक्ट स्फीयर बना दोगे तो यहाँ तो एंगल 90 नहीं बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, तो ये एंगल्स भी तो 90 मेंटेन करने हैं। जब आप ये एंगल्स 90 मेंटेन करोगे अपने डायग्राम में तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस खुद ब खुद ठीक बन जाएगा। ठीक वैसा ही एक इधर बना दूं। अब अगर आप थर्ड सरफेस बनाओगे तो उसका गैप इससे तो ज्यादा रखना है और ओवरऑल गैप भी इधर ज्यादा बनता चला जाएगा। ये थर्ड सरफेस होगा तो इससे ज्यादा गैप यहां, लाइक दिस। अब देखो आप इस तरीके से जैसे जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बढ़ते जा रहे हैं, सेंटर पे डाइपोल के सेंटर पे जब आप आओगे तो इधर से भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बढ़ गए, इधर से भी साइज में बढ़ गए, तो सेंटर पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो किस शेप का होगा? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये प्लेन है। आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में समझाया भी था कि अगर डाइपोल का एक चार्ज प्लस क्यू एक चार्ज माइनस क्यू, तो इनके ठीक बीच में एक प्लेन होता है, ठीक बीच में एक प्लेन होता है जिसको हम क्या बोलते थे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते थे इसको। इक्विपोटेंशियल सरफेस था ये भी। क्यों? क्योंकि इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। इस प्लेन पर आप जितनी भी लाइन बनाओगे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऐसे करके, वो सारी लाइंस क्या हैं? इक्वेटोरियल लाइंस हैं। तो ये एक प्लेन है और ये प्लेन कैसा प्लेन है? इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला प्लेन है और इस वाले प्लेन पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। ये याद रखना क्योंकि ये डाइपोल के ठीक बीच में बना है प्लेन, ठीक है ना। तो ये आपका डायग्राम हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल के आ गए। अब मैं बनाऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पेयर ऑफ चार्जेस जो लाइक होंगे और इक्वल होंगे। यहां पर देखो कैसे इक्वल तो है लेकिन अनलाइक है, तो इसको तो डाइपोल बोलते हैं। अब आई विल ड्रॉ equipotensial surfaces due to a pair of equal and like charges। equal and like charges मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव को लेकर मैं बना देता हूं, दोनों नेगेटिव वाला आप खुद बनाएंगे। आपको याद है कि इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा था, और उस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि सबसे पहला काम इस डायग्राम की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हो तो ये वाली लाइन और दोनों चार्जेस के बीच का जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाली लाइन पहले पेंसिल से जरूर बना लेना और ये दोनों लाइन बाद में रब कर देंगे। ये दोनों लाइन हमारे डायग्राम का हिस्सा नहीं है, इनको बाद में आप रब कर देंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी, बट दे विल नेवर क्रॉस।
कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती, अदरवाइज जहाँ पर वो क्रॉस करेंगी वहाँ पर क्या बच जाता है, वहाँ पर उसका मतलब ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है उस जगह पर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी के एक साथ दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकते एक जगह पर, तो ये कभी क्रॉस तो नहीं करेंगी, इसकी वजह से ये कुछ ऐसे बेंड कर जाती है लाइक दिस। इधर की लाइन आएगी वो भी बेंड कर जाएगी लाइक दिस, क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो दोनों लाइन एक जैसी दिखेंगी। तो अब आप इस डायग्राम को बनाओ लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द चार्ज। जितनी लाइन ऊपर बनाई है उतनी नीचे बनाकर दिखाओ। 90 डिग्री से निकलनी है, 90 डिग्री से निकलनी है, 90 डिग्री से निकलेंगी। जैसा डायग्राम इस चार्ज का बनाया है वैसा इस चार्ज का बनाओगे। जैसा नीचे वैसा ऊपर बना दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न हुआ करता था। अब इस पैटर्न की हेल्प से हम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो पहला सरफेस तो क्योंकि चार्ज ही बहुत पास होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकली रहता है, आप इसको बना लेंगे। इसको भी बना लेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पर गैप बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। यहां पर गैप बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। अब जब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरा बनाऊंगा, अगर यहां पर मैंने इतना गैप रखा है तो इस जगह पर गैप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लाइक दिस। और वो गैप ज्यादा होता भी इसलिए जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 रखना है ना, इधर यहां पर 90 रखना है, यहां पर 90 रखना है, और यहां पर भी 90 रखना है, और यहां पर भी 90 रखना है। तो जब आप ये एंगल 90 मेंटेन करके चलोगे, क्यों? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो दिखनी चाहिए आपकी कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलरली जा रही है। तो उस चीज को मेंटेन करोगे तो डायग्राम में शेप यही आएगा, और कोई शेप आएगा भी नहीं। और सेम है, थर्ड सरफेस बनाएंगे, थोड़ा ज्यादा गैप करेंगे, इधर इधर और ज्यादा गैप हो जाएगा। तो थर्ड सरफेस मैंने स्टार्ट कर दिया। सेंटर से बिल्कुल टच करके जा रहा है, ठीक है। सेंटर वाले पॉइंट को क्रॉस करके दूसरे रीजन में नहीं जाएगा, बस टच करके अपने रीजन में निकल गया। सेम बिल्कुल इधर बना दो, ये गैप लेकर चेक करेंगे अगर आप ये सारे एंगल 90 होने हैं और ये दोनों सरफेसेस यहां पर टच कर रहे हैं, क्रॉस नहीं करा इन्होंने। इसको ऐसा समझ लो, एक सरफेस इधर से ऐसे आया यूं, एक सरफेस इधर से ऐसे आया यूं, इन दोनों सरफेस ने बस टच करा है, ठीक है ना। एक सरफेस ऐसे आ रहा है इधर से, एक इधर से आ रहा है, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर एट द सेंटर। इन्होंने ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करा, दे आर नॉट क्रॉसिंग, क्रॉस कर भी नहीं सकते। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, वो सिर्फ टच कर सकते हैं लाइक दिस, टच कर सकते हैं। क्यों क्रॉस नहीं कर सकते वो भी बताएंगे, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी है। और अगर आपको इससे भी आगे एक और सरफेस बनाना है तो इससे ज्यादा गैप लो और ऐसे करके ये सरफेस चला जाएगा लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सरफेस भी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को 90 डिग्री पर ही क्रॉस करेगा। अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस दिस सरफेस एट 90 डिग्री ओनली, ओके, 90 डिग्री ओनली। ये 90 डिग्री पर क्रॉस करेगा ऐसे करके। जिस पॉइंट पर दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टच कर जाएं, याद रखना उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है।
जिस पॉइंट पर भी दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस टच कर जाएं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। ये डायग्राम आप अभी वीडियो को पॉज कर लो और इन डायग्राम्स को भी अपने नोट्स में कंप्लीट कर लो। आगे बढ़ते हैं। लगता है कि आपने बना लिया है अपने अपने डायग्राम्स को। तो आगे क्या कुछ अभी और डायग्राम्स हैं सर? यस बिल्कुल, अभी कुछ और डायग्राम्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं यहाँ पर। तो फिफ्थ डायग्राम किसके बारे में होने वाला है? फिफ्थ डायग्राम हम बनाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं वो देखना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू, फिफ्थ पॉइंट में, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। अच्छा, वो जो अभी डायग्राम था ना यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाला, उसी डायग्राम को आप नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के लिए भी बनाकर देखना। द ओनली डिफरेंस विल बी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डायग्राम सेम रहेगा। आप खुद बनाकर देखिएगा उसको, ठीक? बनाएंगे तो समझ आएगा किस तरह से बनाना है। तो अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको बनाने हैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लो। याद है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले लेक्चर में हमने सीखा था, रात के 3:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए और बाहर डॉग्स आर बार्किंग। चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, अपना काम करते हैं, हमें तो पढ़ाई करनी है ना, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी पैरेलल लाइंस जिनके बीच में गैप सेम रहे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे रीजन में कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट रख दो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम और डायरेक्शन सेम रहता है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ और डायरेक्शन यहाँ है, उतना ही डायरेक्शन यहाँ होगा, वैल्यू भी उतना ही होगा। वही डायरेक्शन यहाँ होगा और वैल्यू भी उतना ही होगा। वही डायरेक्शन यहाँ होगा और वैल्यू भी इतना ही होगा, हर जगह सेम। इसके लिए मैं बनाऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो ना। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली जाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो बनेगा एक फ्लैट सरफेस लाइक दिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ इस कमरे में, इस रूम में ऐसे जा रही हैं, पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हुए ऐसे लाइंस जा रही हैं, तो फिर यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगा ना, ये सरफेस लाइक दिस, ऐसा सरफेस बनेगा। अब इससे एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, सबके बीच का गैप बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप सब बराबर है, और ये सारी लाइंस इस सरफेस से 90 डिग्री पर होंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लो, ये लो, एक और बना दिया, एक और बनाओगे? यस, एक और बना सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच का गैप ये है तो अगले दोनों के बीच में भी इतना ही गैप रहेगा। हाँ हाँ, सही सुना आपने, अगले दोनों सरफेसेस के बीच में भी इतना ही गैप रहेगा। क्या बात कर रहे हो सर? अभी तो आप कह रहे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि इनके बीच का गैप हमें ये शो करता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक बात है ये, लेकिन अब आप ये भी तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह बराबर है, तो गैप भी तो बराबर आएगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस भी x होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम को आप इसको और थोड़ा सा अच्छा करके बना सकते हो, लाइक दिस। एंगल शो करो 90 डिग्री, और इस तरीके से मैं इसको बनाऊंगा। थोड़ा सा 3 डायमेंशनल लुक दे देते हैं डायग्राम को। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन सरफेसेस के
ऐसे पीछे से आई और आगे से निकल गई, मेकिंग एंगल 90 डिग्री, मेकिंग एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये 3 सरफेस है। अगर इस वाले सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है, तो बताओ कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, कौन सा सबसे कम होगा, या तीनों बराबर होंगे? तो अगेन प्रॉपर्टी पे जाओ, इतनी जल्दी आंसर मत सोचो, प्रॉपर्टी पे जाओ। प्रॉपर्टी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे बढ़ने का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा, तो सबसे कम पोटेंशियल V3, उससे ज्यादा V2, सबसे ज्यादा V1। गैप बराबर क्यों रखे बेटा? गैप बराबर इसलिए रखे क्योंकि गैप बिटवीन एनी 2 सरफेसेस हमें ये दिखाता है कि कहां पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, कहां पर कम। तो फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, वो सब जगह एक जैसा है, तो गैप भी आपको एक जैसा रखना होगा। अगर चौथा सरफेस बनाओगे तो उसका गैप भी यही रखोगे। ओके, अब अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो कि आया ही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आपको यहां पर गिवन है कि डायरेक्शन तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो मैं ऐसे ही लाइंस बनाऊंगा। लेकिन इतना बता दिया कि यहां पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इधर की तरफ वीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है इस डायरेक्शन में। अब बनाओ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में फ्लैट सरफेसेस बनाऊंगा, 3 तो मुझे शो करने होंगे। पहला देखो 90 डिग्री पर होगा, दूसरा सरफेस 90 डिग्री पर होगा, तीसरे सरफेस का गैप ज्यादा बना हुआ है। अगर इन दोनों के बीच में x है और इन दोनों के बीच में y है, नाउ y इज ग्रेटर देन x। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्ट्रॉन्ग है, यहां पर वीक है, तो यहां पर गैप कम रखो, यहां पर ज्यादा रखो। द गैप बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस gives us an idea of the electric field। जहां पर गैप कम होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जहां पर गैप ज्यादा हो जाता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है ना। ये प्रॉपर्टी हमने अभी सीखी थी। तो एक ऐसा डायग्राम भी हो सकता है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है। ठीक, तो इस तरीके से आप डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशंस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के पैटर्न बना सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन, डायग्रामेटिक क्वेश्चन 1 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में हमारे आता भी रहता है। तो अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और ये दोनों डायग्राम भी ड्रॉ करें, और फिर मैं आपके पास आता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की आज जितनी भी प्रॉपर्टी सीखी है उन सबको इकट्ठा करके एक जगह लिखने के लिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें। आई होप ये आपने कर लिया है। इसको जल्दी से रब करते हैं और हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की तरफ, जहां पर आपको एक नई प्रॉपर्टी अभी सीखनी है। अभी एक नई प्रॉपर्टी बाकी है, और सबसे पहले उसी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो हेडिंग लगा लो, हेडिंग सजा लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। पहली प्रॉपर्टी लिख लो, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज over an equipotential surface is always zero। क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी हमको समझाना चाहती है कि अगर आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो कुछ ऐसा कर्व्ड हो या फ्लैट हो, है ना, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा सरफेस मान लो ये कर्व्ड सरफेस है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप किसी एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी पर किसी चार्ज को मूव कराते कराते ले गए, लाइक दिस, एक चार्ज मैंने यहां से ऐसे मूव करा के यहां ले गया, मान लो ये चार्ज है क्यू,
इसको ए से बी तक ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कहीं पर भी वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो 95% चांसेस है इस फॉर्मूले से हो जाएगा। पोटेंशियल की डेफिनेशन थी ना, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इफ दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? भाई जो पोटेंशियल ए का है वही बी का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हुआ ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो देन Q into जीरो वर्क डन विल बी जीरो। हो गया प्रूफ। दिस इज द प्रूफ कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब चाहे आप इस चार्ज को ऐसे लेकर आए हो अलोंग द सरफेस या उठाकर यहां से घुमाकर यहां रख दिया हो, मतलब वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। सपोज ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहां से मैंने एक पॉइंट से चार्ज उठाया और ऐसे उठाकर यहां लाकर रख दिया, तब भी वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है ना, तो डेल्टा क्यू जीरो करते ही वर्क डन जीरो। वर्क डन इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि आपने चार्ज को उठाकर किस रास्ते से लाए हो, ऐसे लेकर गए हो या चार्ज को ऐसे इसी सरफेस के ऊपर चलाते चलाते लाए हो, इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता वर्क डन। बस वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट कहां पर था और फाइनल पॉइंट कहां पर था क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इसलिए। सेकंड प्रॉपर्टी है जो आपने लिखी थी, उसको प्रूव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to equipotential surfaces. It means कि आप जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करोगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री पर ड्रॉ हो रहे हों। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए इस चीज का यूज कर सकते हैं जो अभी अभी प्रूव करा है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब देखो, अगर मैं देखूं कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज हमेशा जीरो ही रहता है, तो वर्क डन को आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो। वर्क डन इज F डॉट S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, व्हाट इज W? W इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, है ना। तो मैं चलो यहां पर लिख देता हूं, W is work done in moving a charge over an equipotential surface। ठीक, वो तो जीरो ही रहता है हमेशा। तो F डॉट S को अगर मैं लिखूं एक्सपेंड करके तो इट विल बी Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। और F को क्या लिख सकता हूं? F कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो QES cos थीटा। QE क्या? QE इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज जो मूव करा रहे हैं। QE इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज जो हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। थीटा, चलो यही कर देते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन direction of electric field and direction of motion। motion मतलब direction of displacement S। तो अगर ये आंसर जीरो आना है, चार्ज Q, चार्ज तो है वो तो जीरो है नहीं, Q is not equal to जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड E वो भी है, वो भी जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, वो भी जीरो नहीं है, तो फिर कौन जीरो होगा? अगर ये आंसर जीरो होना है तो डेफिनेटली cos की वैल्यू तो जीरो होएगी। cos थीटा को अगर जीरो होना है तो थीटा को क्या बनना पड़ेगा? 90 डिग्री। और ये एंगल किस किस के बीच में? E एंड S। E किधर होगा? S तो देखो इधर है, S इज
अलोंग द सरफेस, डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द सरफेस हुआ है ना, ए टू बी जाने में। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे 90 डिग्री पर या तो इधर होगा या इधर होगा, होगा 90 डिग्री पर। तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से 90 डिग्री पर हो गया। दैट इज व्हाई वी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ। इसका प्रूफ आप वैसे भी समझ सकते हो विदाउट गोइंग इनटू मैथमेटिक्स। कैसे समझेंगे? चलो आपको अगर ये डायग्राम वगैरह बनाना है तो बना सकते हो, मैं यहाँ दूसरे डायग्राम से बना देता हूँ। चलिए सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सब जगह बराबर है। और अगर मैं मान लूं, चलिए ये अलोंग द सरफेस है एक लाइन और ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक लाइन, है ना, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। लेकिन मैं ये मान लूं अगर कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा एट सम एंगल फ्रॉम द सरफेस, तो डेफिनेटली इसके दो कंपोनेंट होंगे और इसके जो कंपोनेंट होंगे एक इधर होगा E sin थीटा और एक इधर होगा E cos थीटा, ऐसे करके E cos थीटा। अब अगर मैं इस सरफेस पर किसी चार्ज को यहां से यहां मूव कराना चाहूं तो अब तो अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और अगर अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इट मींस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में तो वर्क कराना पड़ जाएगा ना, फिर तो चार्ज को वर्क कराना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गया तो इट मींस यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, Q इनटू दैट वैल्यू विल नॉट बी जीरो, फिर आंसर जीरो नहीं आएगा। बट हमने देखा है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अगर वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, देन डेफिनेटली E cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द सरफेस नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस ही रहेगा। मींस थीटा क्या बन गया है? थीटा बन गया है 90 डिग्री, cos 90 हो गया है 0, और थीटा 90 बन गया, sin 90 हो गया 1। तो sin 91 सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन राइट दीज टू प्रॉपर्टीज विद प्रूफ। ये दोनों प्रॉपर्टी तो हो गई आपके लिए प्रूफ के साथ। पहले वीडियो पॉज करके इन्हीं को कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज करते हैं और आज के लेक्चर को करते हैं फिनिश। मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिलना ही है। चलिए यहाँ पर इन डायग्राम्स को करते हैं रब और जल्दी से अपनी नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज करते हैं। और ये प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको कराई भी थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ equipotential surfaces gives an idea of strength of electric field in the given region। strength of electric field in the given region मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ if equipotential surfaces are closer, it means strong electric field in that region, and if equipotential surfaces are farther apart, वो थोड़ा ज्यादा दूरी पर हो जाए तो इट मींस वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू या मोर देन टू, कितने भी नहीं कर सकते। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन भी है इसका, रीजन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द डायग्राम कि अगर मान लो, चलो हम मान लेते हैं कि ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक सरफेस ये रहा सरफेस 1 और दूसरा सरफेस आ जाएगा सपोज ये वाला, ये आ गया सरफेस 2, और इन दोनों सरफेस ने यहां पर इंटरसेक्ट कर लिया या यहां पर इंटरसेक्ट कर लिया, तो क्या होगा उससे, देखो ध्यान से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो यहां पर ब्लू वाले सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी और ब्लैक वाले सरफेस की लाइन ऐसे जा रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्रॉस कर गई। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस कर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्रॉस कर जाएंगी, और आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, दैट इज व्हाई इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो रीजन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती उसका था, रीजन इसका भी यही है। क्या रीजन है, आप रीजन लिख सकते हो विद दिस डायग्राम, पहले डायग्राम बनाएंगे फिर रीजन लिखेंगे। चलिए मैं बोल रहा हूं, आप रीजन लिखें। इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, then it would mean that at the point of intersection electric field has got two directions at the given point at the same time, which is never possible. That is why two or more equipotential surfaces can never intersect. ये रीजन यहां पर लिखो और आज की क्लास को कर दो फिनिश। तो आज की क्लास में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, इसकी सारी डिटेल्स देख ली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप कोशिश करें कि डिफरेंट चार्ज पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आसानी से ड्रॉ कर पाओ। ये 4 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखोगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने में कभी गलती नहीं होगी। तो फिर आज की क्लास को करते हैं यहाँ पर फिनिश और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।